सबसे पहले दिन हम लोगों ने मैक्सवेल की 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, याद है? मैक्सवेल की 3 इक्वेशंस। क्या क्या थी, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, 2 तो गाउस की थी, एक तो विद्युत क्षेत्र के लिए, एक उसके लिए। हाँ बताओ, बोलो बोलो, मुझे तो पता ही नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, तो बोलो इस पे क्या थी इक्वेशन। फाइव एस बराबर, फाइव एस कहाँ से आ गया नया वर्ड? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? आपकी कॉपी से देख के बताना है आपको। ईडीएस क्या होगा? इज इक्वल टू ये अपॉन, अरे कॉपी निकालो ना अपनी, तो सिर्फ इक्वेशन नहीं लिखते थे कि तुम लोग? ये अपॉन, अच्छा अब बताओ उसकी क्या थी? चुंबकीय क्या थी? नहीं चुंबक, हाँ बी, सिंगल के लिए, ठीक है। और तीसरी क्या थी? बी डी एस इक्वल टू 0। चौथी इक्वेशन जो मैक्सवेल की होती है, वो इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? दो, टोटल करंट I इज इक्वल टू आई डी प्लस आई सी इज इक्वल टू, आई डी क्या होता है? आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 प्लस आई सी जो कंडक्शन करंट होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये इज इक्वल टू कितने बराबर होगा? बी डी एल म्यू 0 आई सी प्लस एप्सिलॉन 0 डी फाई ई, है जीरो सूत्र। जीरो सूत्र क्या होता है बेटा? तो ये चारों इक्वेशन मिला के ये मैक्सवेल की 4 समीकरणें कहलाती हैं। और आपने ये भी सीख लिया था यहाँ पर कि ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र जब हम लोगों ने बनाया था, कैपेसिटर बनाया था, तो हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र तो यूँ बना था, तो न्यूमेरिकल भी किया था, याद है आपको? बहुत कठिन वाला। जिसके अंदर चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये इसके बेसिक सिद्धांत हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन। इन मैक्सवेल की समीकरणों के आधार पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण बदलता हुआ समय के साथ ऑफ कोर्स चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ठीक है, बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण
ये रहा, ठीक है ना। इस बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण ये बदल रहा है ना विद्युत क्षेत्र d∅dt, यानी विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। और चुंबकीय क्षेत्र बदलने से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बदलने से हमने सीखा हुआ है फ्लक्स बनता है, विद्युत फ्लक्स बनता है, और विद्युत से करंट बनता है, और फिर जब करंट बहता है उसके अंदर तो उसे चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और चुंबकीय क्षेत्र से परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र अपने आप एक दूसरे का सहारा देकर एक दूसरे को आगे चलाते रहते हैं, और दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब इसके अंदर जो इसके बाद ये हम विद्युत चुंबकीय तरंग को हम डिफाइन करते हैं। उस दिन थोड़ा हल्की बात की थी इसके बारे में कि यदि कोई त्वरित करण समय के साथ बदलते हुए विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से गुजरता है, वह जहां विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं, तो त्वरित कण के विकिरण अथवा तरंग पैदा होते हैं। क्या तीन बातें कह रहे हैं इसके अंदर। पहली बात तो यह है कि कण त्वरित होना चाहिए, उस दिन बात करती है अपन ने, कण त्वरित होना चाहिए। और त्वरण कब हो सकता है, जबकि वो दोलन भी कर रहा है तो भी त्वरण होता है, क्योंकि दोलन का मतलब एक सर्किल पे घूम रहा होता है पार्टिकल, और सर्किल पे चूंकि वेलोसिटी की दिशा परिवर्तित होती जाती है, इसलिए त्वरण भी फर्क होगा, ये जानते हो ना आप। दूसरी बात क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं। विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं। जैसा कि हमने इस एक्सपेरिमेंट से जब हमने कैपेसिटर का किया था तो हमने पाया था विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं। तीसरा ये कह रहा है कि इसके कारण, यानी कोई त्वरित करण इस प्रकार के क्षेत्र में चल रहा है तो उससे तरंग पैदा होती है, तो उससे तरंग का मतलब तरंग का शेप बनता है। ओके, अब वो क्या कहना चाह रहा है इससे, इसको ध्यान से देख लेना। इसका जो मूल बिंदु है समझ लेना उसको, है ना बेटा, ये बिल्कुल सरल हो जाएगा। आपको लग रहा है कि एक दूसरे के लंबवत हैं, ये थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा, है ना। तो ये अब लेकिन सबसे पहले प्रश्न आपको ये पूछना चाहिए कि मैंने इसको ई और इसको बी क्यों दिखाया, इसको क्यों नहीं दिखाया बी, इसको क्यों नहीं ई दिखाया। प्रश्न आपके मन में आना चाहिए था ना, कि आपने ऐसे कैसे लिखा दिया कि ये ई है ये बी है, कैसे पता चला आपको। यहाँ पे एक मूल बिंदु निकल के आता है कि ये जो तरंग चल रही है, ये किताब में नहीं लिखा हुआ आपने, इस तरंग की दिशा
ई क्रॉस बी से परिभाषित होती है। परिभाषित यह है इंपॉर्टेंट बात, यानी कि तरंग की दिशा, ये तो इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर जो विद्युत के पार्टिकल हैं वो दोलन कर रहे हैं, तो एक किस दिशा में कर रहे हैं, वाई जे, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र के हैं ये वाले, ठीक है ना, ये कर रहे हैं जेड की तरफ, जेड की तरफ पैरेलल है, जेड के समानांतर हैं, तो ये जेड की तरफ कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। ये तो के की दिशा में है और ये है जे की दिशा में। हो सकते हैं बेटा, वही तो बस दिखा रहा हूँ, तो बता रहा हूँ क्यों नहीं हो सकते। एक मिनट रुक जाओ, बस आधा मिनट रुकना है इसमें केवल। उससे पहले एक चीज़ लिख रहा था, लिखने दोस्त को, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होता है, के, जे क्रॉस के और के क्रॉस ठीक है। और अगर हम के क्रॉस आई की जगह आई क्रॉस के लिखेंगे तो माइनस जे हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस के जे लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस आई आ जाएगा, है ना। ये इसलिए लिख दिया मैं, इससे आपको याद रहे, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इस तरंग की दशा ई क्रॉस बी से परिभाषित होती है। यही सीखना है आपको पूरे चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ई क्रॉस बी क्या होता है, ई से बी की तरफ हाथ मोड़ना, ये सीखा है अपन ने हमेशा, जैसे को दिखाना होता है ई से बी। अब ये ई है, ई से बी तो किधर चल रही है, अब इसका मतलब कहाँ चल रही है तरंग। अब इसकी बात का उत्तर आएगा, तरंग की दिशा ई क्रॉस बी से परिभाषित हो रही है। अब हम ये सोचो कि हम ई क्रॉस बी को उधर क्यों नहीं ले गए, ई को घुमा के, इधर तो घुमा लिया, मैं यूँ घुमा लिया डायरेक्ट, तो यूँ भी तो घुमा सकता, यूँ 3/4 घुमा के लाता, ऐसा क्यों नहीं किया। क्या सिद्धांत था आपने तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जो नियरेस्ट पॉइंट होता है उससे मोड़ते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर ये है, ये ए है, सो ए क्रॉस बी करेंगे जब, तो ए से जो सबसे नियरेस्ट रास्ता होता है, जो सबसे कम दूरी का रास्ता होता है वो नापना पड़ता है। ए क्रॉस बी यानी कि हमको यहाँ जाना पड़ेगा यूँ, और हमसे कोई कहे बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए ये बात समझ लो अपने आप, दिमाग अच्छे से याद रखो इस बात को, ठीक है। अब हम ई क्रॉस बी कर रहे हैं यूँ, तो ये डायरेक्शन ही आ रहा है। अगर मान लीजिए ये आपका बी, जो बच्चा कह रहा था कि अगर मान लीजिए ये बी यहाँ होता, ठीक है, और यानी कि कहाँ है, पीछे आपके उधर उस दिशा में है, लाइन से उस दिशा में है, ठीक है ना। इसे मैं दूसरे रंग का बताया, इससे कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये है ई, ये है बी, यही सीखना है बस चैप्टर में, कुछ नहीं है। अब देखो आप ई क्रॉस बी, अब उधर जाएगा ना, बी उधर है, इधर तो जाएगा नहीं, घूम के यो घूम के 3/4 तो घूमेगा नहीं। पास सबसे कौन सा पास में ये है, तो यो घूमेगा, तो किधर चल रही होगी तरंग, तो तरंग की गति आएगी इधर। ये बात समझ में आनी चाहिए अच्छे तरीके से।
हम लोगों को हमने कहा कि तरंग की दिशा ई क्रॉस बी से परिभाषित होती है, और ई क्रॉस बी जो सबसे नियरेस्ट रास्ता होता है उसको हमको अपनाना पड़ता है। अब ये बी उधर था तो हमने ई क्रॉस बी किया तो उधर जाना पड़ेगा, ई से बी की तरफ ले गए, ई से बी की तरफ, तो अंगूठा इधर गया, इसका मतलब तरंग इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में नहीं जा रही है। आया बच्चों? किसी को कोई भी किसी को दिक्कत आई तो बोलो। ये इजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम में 95% बच्चे इसके जो क्वेश्चंस होते हैं कभी करेंगे अपन, वो गलत करके आते हैं, इजीएस्ट होते हैं। जबकि ये कंसेप्ट बस क्लियर रहे, ई क्रॉस बी कैसे होता है। ठीक है, अब इसमें एक बात और निकल के आई कि ई व बी एक ही कला में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही समय पर उनका शिखर, क्या कहते, तुम कहते, तरंग कहते, क्या कहते हैं, यूं। अब ठीक है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये जो बिंदु है यहाँ पे, ये अब यहाँ ले जाएंगे इसको अपन, तो ये जितने जगह पे पहुँचा, जितने टाइम पर और जितने समय पर और जितनी दूरी पर, यानी ये दूरी मान लीजिए x है, तो इस x दूरी पर और एक ही समय के पश्चात दोनों अपने समान हाइट्स पर, यानी कि दोनों अपने उच्चतम वैल्यू पर पहुंचेंगे। एक ही समय और एक ही डिस्टेंस, एक ही समय व एक ही दूरी पर, साथ ही वे एक ही दूरी पर उस उच्चतम मान पर पहुंचते हैं। अब यहां पर अपन देखें, ई की इक्वेशन लिख के देखते हैं। ई वेक्टर ई, तो इसका परिमाण इंटू इसकी दिशा, दोलन की दिशा। दोलन की दिशा क्या है ई के लिए? जे कैप है बेटा। इसके दोलन तो इस डायरेक्शन में हो रहे हैं ना, और इसके डायरेक्शन इधर हो रहे हैं, के इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो ई के हो रहे हैं कहाँ पर हो रहे हैं? जे कैप में। ये बात समझ में आई या नहीं आई? परिमाण यानी परिमाण इंटू दिशा, यही तो होता है वेक्टर, परिमाण इंटू दिशा। अब हमको ये भी पता है, अपन ने तरंग वाले चैप्टर में सीखा था कि E इज इक्वल टू E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, याद है ना? यहाँ पे E0 क्या है? आयाम। k क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा। ओमेगा क्या है? 2 पाई बाई, जबकि t इज समयकाल, यहाँ तक का एक चक्र को पूर्ण करने में समय लगाया गया। कोई कंफ्यूजन? इस प्रकार अगर हम b की लिखें इक्वेशन, तो क्या होगा? परिमाण b का इंटू क्या है? k। अब बताओ, इसका तो हो गया B0, अंदर क्या आएगा?
के एक्स, क्यों? बोलो बिना डरे, बिना झिझक के बोलो, क्यों? समान समय, समान किस चीज़, दो चीज़ें समान हो रही, एक तो समय और एक दूरी, तो यानी कि तो एक्स भी वही है और इधर समय टी भी वही है, टी और एक्स दोनों समान है। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? के एक्स माइनस ओमेगा टी। बहुत खूबसूरत चीज़ है ये। इससे क्या मतलब निकलता है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो 1 व 2 से यह पता लगता है कि दोनों क्षेत्र किसमें हैं? समान कला में हैं। ये ईएम वेव की बहुत बड़ी खासियत है। केवल आयाम परिवर्तन हो रहा है, यहाँ दिख रहा है बी का आयाम छोटा दिख रहा है या इसका ई का बड़ा दिख रहा है, वो तो हो सकता है परिवर्तन, लेकिन समान कला, दोनों समान कला में हैं। ये भी पाया गया, अब पाया गया, बहुत लंबी कैलकुलेशन है उसकी, अपन कर नहीं रहे क्यों, अपने कोई फायदा नहीं करने का, और एग्जाम में भी नहीं, किताब में भी नहीं है, कोर्स में भी नहीं है, एमएससी में उसका डेरिवेशन इस इक्वेशन से निकालना पड़ेगा, इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ के, वो अभी अपन करने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने कोई इसका फायदा नहीं है ना, रिलेवेंस है, कोर्स में भी नहीं है। ये पाया गया कि E अपॉन बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं कि E इज इक्वल टू E0 रूट 2, ठीक है, और B इज इक्वल टू B0 रूट 2, इसलिए C को क्या लिख सकते हैं एक बार और, C इज इक्वल टू E0 अपॉन B0 भी लिख सकते हैं। और एक चीज़ अपन जानते ही हैं कि C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है ना, ये तो अपन ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। अपने पास क्या इक्वेशन आ गई? C इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब हमको ये पता है किसी अगर मटेरियल को लें, किसी भी मटेरियल को लें, तो उसके लिए म्यू अपॉन म्यू 0 क्या होता है, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 क्या होता है, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, और ये बोलो जल्दी बोलो, चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता, और ये सापेक्ष, ठीक है। और ये तुम्हें क्या बता रखा है, जब तक इनके आगे E0 इत्यादि या कुछ नहीं लिखा हो तो RMS वैल्यूज होती हैं वो, ठीक है ना। किसी भी पूरे चैप्टर्स में बेसिक सिद्धांत है कि जब ये E और B लिखे होते हैं तो उनकी RMS वैल्यू होती है। अब यहाँ देखो, अगर हम ये तो हमने लिखा, इसके इससे क्या, इससे एक बात और पता चलती है, क्या क्या सीखा था हम लोगों ने, कि मुक्त आकाश में किसी भी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होगी तो उसकी गति समान होगी। क्या सीखा था, लिख लो, मुक्त आकाश में प्रत्येक EM तरंग की गति समान होती है। अब मान लीजिए हम किसी
मटेरियल में यानी किसी माध्यम में अगर निकालना चाहें, किसी माध्यम में गति को निकालें तो क्या होता है, किसी माध्यम में गति क्या होगा, v इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू और एप्सिलॉन। नेचुरली वो मुक्ताकाश की रखी थी अपन ने, यहाँ पे मटेरियल के रख दिया भाई। यहाँ पे मुक्ताकाश के अंदर निकाल रहे थे, मुक्ताकाश निकाल दी। यहाँ किसी पदार्थ के अंदर निकाल रहे हैं तो उस पदार्थ का अपन ने म्यू और ई एप्सिलॉन लिख दिया। और यहाँ से अपन देखें म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू आर इंटू म्यू ज़ीरो, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, के इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो। कोई दिक्कत? सिंपल उससे वैल्यू रखिए, नहीं आए तो बच्चे पूछ लेना। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो अंडर रूट म्यू आर इंटू के लिख सकते हैं ना। अंडर रूट ए इंटू बी, अंडर रूट ए अंडर रूट बी लिख सकते हैं, ऐसे दोनों जानते हो ना। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट, वही लिखा है मैंने, कुछ नहीं किया। ये 1 अपॉन म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो क्या होता है, सी। तो क्या इक्वेशन हो गई, सी अपॉन अंडर रूट यानी कि किसी भी अन्य माध्यम में मुक्त आकाश के अलावा किसी भी माध्यम में अगर हमें गति निकालनी है ईएम वेव की तो वो निकलेगी इस फार्मूले से। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, दूसरे माध्यम के बारे में दिया होगा और आपसे निकलवाएगा कि इसके अंदर गति कितनी है। ठीक है, ये है इस चैप्टर की टोटल थ्योरी। अब अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल आने चाहिए इसके अंदर करने। न्यूमेरिकल इसके अंदर 100% आते हैं, एक या दो। एक तो अपन उस दिन किया था उस तरह का आते हैं, इसमें आईडी के बारे में बात करते थे। इसकी एक दो चीज़ थोड़ी और मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अलग से पढ़ाऊंगा। अलग से इन द सेंस कि पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद उसको करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल सोच समझ के करना। डिस्कशन इज़ अलाउड, आईआईटी वाले नहीं है, सोच समझ के करने हैं। इसको तो मिटा दूं मैं, लिख लिया आप लोगों ने। ये जरूर ये इसको ब्लॉग बना के लिख लेना, ये क्योंकि सारे क्वेश्चन में यही काम आएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, तीन तरह क्वेश्चन है, चौथा तरह कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल तीन तरह क्वेश्चन ही आते हैं इसमें, तीन ओपन एक कर लेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे पहला स्टेप है कि हमने जो इक्वेशन पढ़ी है उसको पहले लिख लेना चाहिए। अपन ने क्या पढ़ी थी, क्या इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने, b इज इक्वल टू बी नॉट, यहाँ पे बी वाई लिखा हुआ है तो बी वाई लिखो, इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसके अंदर कोई बच्चा मुझे बताए कि ये चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में चल रहा है और तरंग किस दिशा में चल रही है। इस इक्वेशन को देख के, केवल इस इक्वेशन को देख के,
एग्जाम चल रही है। हाँ, तुम पहले नहीं थे आते थे क्लास में कभी? कहाँ पढ़ते हो? गुड, आना चाहिए। अपन ने सीख रखा था कि जब तरंग की जब अपन ने इक्वेशंस पढ़ी थी तो हम लोग ये कहते थे कि वाई एक्स टी, याद है, एक्स दूरी पे और टी समय पर कितना विस्थापन होगा दोलन का। एक्स दूरी पर, यानी कि अगर हम ये बना दें, कोई सी दूरी ले लो, इसकी एक्स दूरी ये है, एक्स दूरी पर टी समय पर इसका दोलन कितना होगा, दो आयाम कितना होगा, ठीक है ना। ये तो निकालते थे अपन। वाई एक्स टू हम क्या लिखते थे फिर यहाँ पर, ए कि एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ दो चीज़ थी, एक्स क्या था, एक्स इसकी दिशा दिखाता था जिस दिशा में तरंग चल रही है, ठीक है, और ये दिखाता था जिस दिशा में इसका दोलन हो रहा है। ये तो दोलन का दिशा दिखा रहा है और ये तरंग की दिशा दिखा रहा है। तो हमारे यहाँ पे तरंग की दिशा किससे दिख रही है, ये दिखा रहा है हमारा तरंग की दिशा। कौन सी तरंग की दिशा, ठीक है ना। और ये बी वाई क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। कहां पे दिखा रहा है, ये किस दिशा में हो रहा है, वाई दिशा में, वाई दिशा में हो रहा है। इसका मतलब ये विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, जे दिशा में। और तरंग किस दिशा में चल रही है, आई दिशा में। सबसे पहले तो अपने किसी कोई भी क्वेश्चन आए इसका, उसमें ये दो चीज़ें जरूर देख लो, ये क्या लिखी हुई है। ओके, फर्स्ट, सबसे पहला। अब अपने को इससे इसका मिलान करना है। तो यहाँ हमने देखा B0 क्या है, 2 × 10⁻⁻⁷, ठीक है। हम जानते हैं कि E0 अपॉन B0 इज इक्वल टू 3 × 10⁸, ठीक है। तो यहाँ पे E0 कैसे निकलेगा, इसलिए E0 इज इक्वल टू B0 दे रखा है 2 × 3 × 10⁸, कितना हो गया, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, 3 दूना 6, ठीक है। ये फर्स्ट अपने को किसी भी क्वेश्चन अगर ऐसा है उसके अंदर सबसे पहले अपने को ये निकाल लेना चाहिए। इसका मतलब अब हम ये कितना सिंपल चीज़ है। इससे कोई कहे कि आपको ई वाई की इक्वेशन निकालनी है, ई वाई नहीं, ई की एप्लीकेशन निकालनी है, कैसे निकालोगे ई की इक्वेशन। अब देखो कितना सिंपल है, ई इज इक्वल टू अपन कहते हैं E0 तो आ गया 60, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या कहा है कि EM वेव्स में कला सेम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11, ये इक्वेशन आ गई आपकी विद्युत क्षेत्र की। अभी दिशा नहीं पता है हमें, इसकी दिशा भी निकालेंगे हम, दिशा कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। अभी हमने ये लिख दिया, ये लिख नहीं पा रहे यहाँ पे कि यहाँ पे जेड है, एक्स है या क्या है, ये हमें पता नहीं है अभी, लेकिन हमने ये निकाल लिया कि भाई इसकी इक्वेशन ये होगी। कितना इजी है, एग्जाम में तो कॉम्प्लिकेशन तो दिख रहा है, पता नहीं क्या निकाला होगा आपने कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना है। अब अपने को निकालनी है इसकी दिशा। अपन ने दिशा के लिए क्या सीखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर दिशा निकालनी ही होती है। अपन ने ये सीख रखा है कि दिशा होती है E क्रॉस देता है दिशा। बस ये किसी किताब में नहीं दिखता, इसलिए अपने को यहाँ पे सीख लेंगे तो अपन बहुत इजीली अपने को करने लग जाएंगे। अपन ने देखा B की दिशा क्या है, J, और तरंग की दिशा क्या है, ये अपने को पता ही है। अब J के साथ
किसको गुणा करें कि आई आएगा बेटा, मैंने ऐसे कहा था ना आपको लिखने के लिए, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ध्यान से ऐसे मत बोलो, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अब अपने को ऐसी क्या चीज से गुणा करें, के से अगर जे को गुणा करेंगे तो क्या आएगा भैया, माइनस आई आएगा, इसलिए किससे गुणा करें, माइनस जे, माइनस के से गुणा करें, सिंपल। आगे बात समझ में, कितना सरल तरीका है इसको निकालने का, कहीं किताब में नहीं मिलेगा आपको, इस तरह जासूसी तरीका माना जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है एक्चुअल में, ये केवल दिशा को प्रतिबोधित, मतलब आपको सिखा रहा है कि दिशा कैसे निकलती है इसकी, ई क्रॉस बी। एग्जाम में इससे सरल तरीका कोई नहीं है, सब बच्चे इसमें फंसते हैं। तो अपने को किससे गुणा करना पड़ेगा, जे से, माइनस के से। तो माइनस के से अगर हम गुणा करते हैं, यानी कि हमारा ई का जो क्षेत्र कब होना, कहाँ होना चाहिए, माइनस के डायरेक्शन में। माइनस के डायरेक्शन में मतलब जेड कौन सा, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड होता है। अब वेव कहाँ जा रही है आपकी, ये कौन सा क्षेत्र जा रहा है, ई। ई माइनस के में जा रहा है, ई माइनस के में जा रहा है, और बी कहाँ जा रहा था, वाई में। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ जा रही है, ये वाली इक्वेशन, कौन सी है, ई। ई की दिशा क्या है, माइनस के, और बी की दिशा क्या निकाली आपने, वाई दे रखी थी ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जरा इसको ई क्रॉस बी करके देखो, करो, ये ई तो उधर लेटा हुआ है, इसको ऊपर उठाना पड़ेगा बी तक लाने के लिए। ई क्रॉस बी किस दिशा में जा रही है परफेक्ट। इसका अच्छा कोई तरीका आपको नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं बताएगा कभी। इजीएस्ट तरीका है इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का ये, और एग्जाम में हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैसे निकलेगी कि दिशा, उसकी दिशा कहाँ आएगी, जे आएगा, के आएगा, माइनस दिशा निकलेगी, के निकलेगी। तो अपन ने इसको बना लिया, इसका एक मेथड कि ऐसे निकालना चाहिए। फिर इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया चेक, 1 सेकंड लगा चेक करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको लगाना दिमाग चाहिए, ये मैंने आपकी हेल्प कर दी है बच्चे, वो तो आप निकाल लोगे, वो कौन सी बड़ी बात है, उसके लिए कहाँ टाइम वेस्ट करा रहे हो। उसमें तो अपने को पता है k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, और 2 पाई बाई लेमडा क्या है, किसके बराबर है, के एक्स 0.5, वो तो क्या गुणा भाग की रहेगी बात, ठीक है। तो लेमडा क्या आएगा, 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10⁻³ इन बच्चों ने निकाला था ना अभी, किसने निकाला था, सही निकाला था, क्या था 1.26, 1.25 क्या निकाला था, इसी प्रकार ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू, आवृत्ति निकालनी है, ओमेगा क्या दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻11, तो न्यू क्या आया भाई 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 2 पाई, 3 2 6, 3.28, 6.28 और 1.5 इंटू 10⁻11, कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट। 2 इंटू 10⁻6 12, ठीक है।
उसको अगर नैना हर्ट्ज में लिख लोगे तो 1 कम हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। बाकी सब इससे तो सरल है। अब ये समझ में आ गया ना आपको कि कोई भी इक्वेशन हो, पहले अपनी वाली जो सीखी हुई इक्वेशन है उसको लिख लो। क्यों बेटा, कोई दिक्कत? बता बच्चे, कन्फ्यूजन बता, बोलना चाहिए, नहीं आ रहा तो बता देना चाहिए। बिल्कुल वही मेथड अपनाना है जो अपन ने पहले अपनाया है, बट इसमें थोड़ी सी ट्रिक है ना, थोड़ी सी ट्रिक। बेसिक इक्वेशन क्या थी अपनी, बोलो क्या थी? है ना, यहाँ पे कॉस आ गया, एग्जाम में कॉस ही आएगा। काफ़ी कुछ सही किया लेकिन तुमने, काफ़ी कुछ। अपने को यहाँ दिया हुआ है E इज इक्वल टू 3.1 कॉस 1.8 y प्लस 5.4 इंटू 10⁸ t i। इसका मतलब क्या हुआ कि जो E है वो किस दिशा में जा रहा है? ई का दोलन किस दिशा में जा रहा है? ई का दोलन, ई तो दोलन कर रहा है ना बेटा, ई और बी तो दोलन करते हैं ना, ई और बी तो दोलन करते हैं, इसे याद रखो। ये दोलन कर रहा है, ये वेव की दिशा है, इसके अंदर वेव की दिशा पर चल रही है, और ये दोलन की दिशा है। ठीक है, ये तो अपने बहुत मेहनत से पढ़े हुए चैप्टर है, पूरा 1.5 महीने लगाया था इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखो, ये आई दिशा में, इसका मतलब इसकी दिशा तो लिखी हुई है, दिशा किसकी? ई के कारण की नहीं बेटे, ई की दोलन की है ना, ई इज इक्वल टू ये है ना, क्या होता है? ई वेक्टर इज इक्वल टू इसका परिमाण इंटू दिशा, यही तो होता है। बेसिक चीज क्यों भूलते हो? ये परिमाण है, ये इसकी दिशा है, किसकी दिशा है? हाँ, ई के दोलन की दिशा, ई की क्या हुई, क्या दे रखी है? कैसे निकाल सकते हो आप? ये तो अपने पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, अपने जो अपन ने सीखी है उसके अंदर। अपन ने क्या सीखा है? E इज इक्वल टू E0 ठीक है। इसको अपने को ये वाली इक्वेशन को इसमें लाना है, कन्वर्ट कर दो साइन में। वर्तमान समीकरण को 1 के रूप में बदलने पर कैसे बदलोगे? E इज इक्वल टू 3.1 साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, या साइन 90 माइनस कर दो, साइन 90 डिग्री माइनस 1.8 y प्लस 5.4 इंटू 10⁸ t। ठीक है, क्या हुआ ये? 3.1 साइन माइनस 1.8 y, ठीक है ना, माइनस 1.8 y माइनस 5.4 इंटू 10⁸ t प्लस 90 डिग्री। क्या वाली इक्वेशन आ गई? y इज इक्वल टू a साइन
के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस, याद है? इस पर इस बीच में आ गई, अपने को कुछ लेना देना नहीं है, अपना ये तो अलग चीज़ है, अपने को देखना था दिशा निकालनी है। दिशा निकालने के लिए कहाँ से पता चलता है? जो इसका डायरेक्शन होता है, कहाँ गया साइन का, ये के के साथ जो है, ठीक है ना। तो यहाँ के के साथ क्या है? माइनस वाई। अब के साथ यहाँ पे क्या है? ध्यान से इसी को सीखो ध्यान से। यहाँ पर तरंग की दिशा माइनस वाई है, ठीक है। कैसे निकली? ये इसके साथ के एक्स, ये रहा, सॉरी के एक्स, ठीक है। के एक्स, जो के एक्स वाली चीज़ है वो बताती है अपने को के एक्स साइन में। समझ आई बात? ये किसी मन में कोई कन्फ्यूजन बता देना। अपने को इस इक्वेशन से इसका मिलान करना है। चलो इसको और अच्छे से लिख दें दोबारा। ठीक है, ये हो गया के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे के क्या है? 1.8 और x क्या है? माइनस वाई। तो तरंग की दिशा क्या हुई? माइनस जे। कितना सिंपल है इसको निकालना। लेकिन इसके अंदर क्या सीखा अपन ने? हमने सीखा कि जब भी एग्जाम में अगर कोई इक्वेशन इस तरह कॉस की अगर आ जाती है तो सबसे पहले उसको साइन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, जिससे वो जो हमने सीखा है उसकी बहन बन जाए। और जब तक इसकी बहन नहीं बनेगी हम इसको ढूंढ नहीं सकते कि इन दोनों में समानता क्या है। और जैसे ही हमने समानता देखी हमको पता चल गया कि ये तो माइनस जे डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब कहाँ जा रही है? अगर इसको दिखाया जाए यहाँ तो एक्स वाई जेड, कहाँ जा रही है? क्या चीज जा रही है? ई। ई का वाइब्रेशन जा रहे हैं नीचे, ठीक है। ये तो अपने निकाल लिए ई के वाइब्रेशंस। पता नहीं दिशा क्या है चलने की इसकी। और उसके क्या निकले थे? अब बी के निकाल लो। बी निकाल सकते हो? बी की इक्वेशन कैसे निकालोगे? बताओ क्या निकाला बी? 10³ इंटू 10⁻9 और यही आ जाएगा कॉस, ठीक है ना। कॉस का कॉस रहेगा, तो इक्वेशन ओरिजिनल तो अपनी कॉस ही है। हंस क्यों रहे हो बेटा? कोई जोक हो तो बताओ। ये बी आ गया। अब बी की दिशा कैसे निकालोगे? अपन को ये तो पता था कि ई की दिशा क्या है? आई है। ई की तो आई है दिशा, बना दिया था अपन ने। अब बी की दिशा निकालने है। तरंग की दिशा तो पता है माइनस जे है। तरंग की दिशा क्या है? अब यहां आ जाओ। अपने को क्या पता है? ई क्रॉस बी गिव्स दिशा तरंग की। अपन ने तरंग की दिशा क्या निकाल रखी है? माइनस जे, ठीक है। माइनस जे, इसकी क्या दी हुई है? ई की दिशा क्या दी हुई है? ई की दिशा दी हुई है ना। अब बी की निकालनी है। आई के साथ किससे गुणा करो कि जे आ जाएगा? माइनस जे आएगा। किससे गुणा करो? माइनस के से गुणा करो तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? हमको चाहिए माइनस जे। तो माइनस जे कब आएगा? जब आई क्रॉस के होता है, जब तो माइनस जे आता है। आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस के करेंगे तभी तो माइनस जे आएगा। तो इसका क्या हुआ? ठीक है। इसका मतलब बी किस दिशा में चल रहा है?
के यानी कि z दिशा में। समझ में आई बात? क्यों बोलो, क्यों बेटा? सरल है ये तरीका या नहीं है? बताओ, कोई कठिन लग रहा है तो उसको और तीसरा मेथड बता सकता हूँ, एक और भी आता है मेरे को, लेकिन वो इतना क्लियर, इससे कभी गलती नहीं हो सकती क्वेश्चन में। बस ये जरूर लिख लेना, जैसे ही एग्जाम में निकालने को है ना, फटाक से लिख लो, इसको लिखने में आधा सेकंड भी नहीं लगेगा। एंड इसकी बहन के बारे में इक्वेशन लिखनी है अपने को, उससे बिल्कुल मिलान होना चाहिए। और लास्ट 1 मिनट का क्वेश्चन, अभी सर बाहर गए हैं, छोटा सा 1 मिनट का क्वेश्चन है। अच्छा, इस चैप्टर में मैं एक बात बता दूं पहले कि अब वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता कि इतने आपका तरंग दैर्ध्य है तो उस पर वो निकलती हैं एक्सरे, और एक्सरे का क्या उपयोग है, ये तो रटना पड़ेगा आपको। मैं जो नोट्स दूंगा उसके अंदर मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, तो यहाँ बैठने की एक्सरे का क्या उपयोग है, माइक्रोवेव का क्या उपयोग है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके अंदर कोई फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो केवल याद करना है आपको। एक स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब किसकी सबसे कम किसकी तरंग दैर्ध्य है, उसको बढ़ते 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 तरंग दैर्ध्य किसकी ज़्यादा हो रही है, 7 होती हैं उसके अंदर तरंग दैर्ध्य। वो नहीं है, ये विबग्योर नहीं है। विबग्योर तो केवल वो प्रकाश है जो दिखता है, दिखता हुआ प्रकाश तो 10⁻⁻⁶ मीटर्स में आता है तरंग दैर्ध्य उसका, 10⁻⁻⁶ मीटर्स तरंग दैर्ध्य। वो छोड़ दो, एक मैं आपको बना के दे दूंगा, उसको आप केवल रटना पड़ेगा, उसको रटना ही पड़ेगा कि क्या क्या काम आता है, इन्फ्रारेड किसके काम आती है, ये किसके काम आती है, वो किसके काम आती है, रट लेना उसको। लेकिन ये न्यूमेरिकल कर लो, बहुत छोटा सा है। $25 मेगाहर्ट्ज़ है, वह यह है x दिशा में आपके EM की दिशा दे दी है पूरी, पता है आपको, x दिशा में चल रही है। एक बिंदु पर E इज इक्वल टू 6.3 J है। इस बिंदु पर B क्या होगा मय दिशा के, बता दो। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी कर लो, सर आ जाएंगे फिर। इसके लिए टाइम गिवन इज 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड। हिंट लिख देता हूं मैं जल्दी से। ये था ना परिमाण इंटू दिशा, हमेशा याद रखते हैं, वेक्टर इज इक्वल टू परिमाण इंटू दिशा, परिमाण इंटू दिशा। बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है ये, बहुत स्मार्ट। बच्चे कोशिश करो, ट्राई करो बेटा, जितने ट्राई करोगे उतने एग्जाम में फायदा रहेगा। अभी बोलो, मैंने बोलना नहीं, मैंने कहा था ना क्वेश्चन का आंसर मत बोला करो जब तक मैं नहीं पूछूं, फिर दूसरों में उत्साह कम हो जाता है क्वेश्चन करने का। चलो, यहाँ पे अपने को दे रखा है E कितना दे रखा है 6.3, और अपने को निकालना है B क्या है। हमको क्या पता होता है E अपॉन C, तो C कितना हो गया, B कितना हुआ,
E अपॉन C, E इज इक्वल टू 6.3 अपॉन उसके तो बहुत जोर से चिल्लाते हो। ठीक है टेस्ला। अच्छा अब बताओ इसकी दिशा जल्दी से। दिशा कैसे निकाला? देखो ई की दिशा तो दे रखी थी इसने, ई क्रॉस बी होती है ना, ई क्रॉस बी इज इक्वल टू दिशा तरंग। ई की क्या दे रखी है? जे। और क्या दे रखा है? ये एक्स दिशा में चल रही है। अब जे को किससे गुणा करो कि आई आए? क्या दिशा आ गई? किसकी दिशा है ये? चुंबकीय क्षेत्र की। अब तो समझ में आ गया हो ना कैसे निकालते हैं दिशा। ये 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें चौथे तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। पर ये फॉर्मूला अपने क्लास में जो पढ़ते हैं बच्चे उनको ही बता देना, उनको ही फायदा होना चाहिए इसका, इससे कैसे निकालते हैं, क्योंकि स्कूल में बताते नहीं है इसको। इससे स्कूल में आपको बताते रहेंगे हाँ ये इसके ही परपेंडिकुलर होता है, वो उसके ही परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये दिशा ये होगी। पर यहाँ तो अपन बिल्कुल परफेक्शन से निकाल सकते हैं। माइनस जे है, माइनस के है, कहाँ एकदम परफेक्टली पता रहेगा।